आज सुनिए विश्व प्रसिद्ध कथाकार लियो तोल्स्टॉय की बेहद मशहूर कहानी कितनी जमीन। यह कहानी रूस की है। आज जब इंसान का लालच प्रतिपल बढ़ता जा रहा है, लियो तोल्स्टॉय की यह कहानी याद करने लायक है। कितनी जमीन। दो बहनें थीं। बड़ी का ब्याह शहर में एक बाबू से हुआ। छोटी का गांव में ही एक किसान से हुआ था। बड़ी अपने बच्चों के साथ छोटी से मिलने गांव आई। एक दिन दोनों बहनें साथ साथ चाय पी रही थीं। तभी बड़ी शेखी बघारने लगी। कहने लगी कि शहर में ऐसो आराम है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सिनेमा सर्कस है। छोटी को बुरा लगा। वह कहने लगी कि हम गांव में बेशक मोटा झोटा पहनते हैं, सादा खाते पीते हैं, लेकिन शहरों जैसी उठापटक यहाँ नहीं होती। तुम लोग झूठी शान दिखाते हो। तुम्हारा भरोसा नहीं कि आज है कल नहीं। अमीर एक दिन सोने के थाली में खाते हैं, दूसरे दिन भीख मांगते नजर आते हैं। पर हमारे यहाँ सुकून है। गांव में किसान की जिंदगी बेशक शानदार नहीं होती, मगर लंबी होती है। हम भले ही कभी अमीर न बने, मगर खाने को दो रोटी हमारे पास हमेशा होगी। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी चिढ़ गई। कहने लगी, बस खाते रहो तुम लोग। तुम्हें पता ही क्या है कि ठाठ क्या होते हैं। तुम लोग ऐसे ही मरोगे, तेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। छोटी ने कहा, और तेरा क्या हश्र होगा, तूने कभी सोचा है? शहर में चारों तरफ तबाही है। आज तेरा आदमी ठीक है, कल शैतान उसे वश में कर लेगा। वो जुआ शराब औरत के चंगुल में फंस जाएगा। तू बर्बाद हो जाएगी। यही तो हो रहा है शहर में, सोचो जरा। छोटी के आदमी का नाम पाहोम था। वह बगल के कमरे में लेटा था, दोनों बहनें की बातें सुन रहा था। ठीक ही तो कहती है मेरी औरत, उसने सोचा। हम सीधे साधे लोग, हम खेती करते हैं, हमारा दिमाग नहीं बिगड़ने वाला। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि हमारे पास जमीन काफ़ी नहीं है। अगर हो तो मैं शैतान के सामने भी खड़ा हो जाऊं। अंगीठी के पीछे शैतान छिपा बैठा था। उसने सब कुछ देखा और सुना था। उसने देखा कि यह किसान अपनी औरत की बातों में आकर मुझसे टकराने की सोच रहा है। मैं इसकी खबर लूँगा, इसको ढेर सारी जमीन दिलवाऊंगा, इसे दिखाऊंगा कि कौन जीतता है। गांव के नज़दीक एक जमींदार की विधवा रहती थी। उसके नाम 300 एकड़ जमीन थी। यह अपनी जमीन बटाई पर किसानों को दिया करती थी। वह बहुत शराफत का बर्ताव करती थी, लेकिन हाल में उसने एक बूढ़े फौजी को अपना नया मुंशी बनाया था। वह किसानों को तरह तरह से तंग करता था। लाख सावधानी के बावजूद पाहोम का घोड़ा जमींदारनी का भूसा खा जाता था। कभी उसकी गायें जमींदारनी की फसल खा जाती थी। फौजी हमेशा पाहोम पर जुर्माना लगाता रहता था। पाहोम जुर्माना भरता था। गुस्से में घर जाकर पत्नी को मारता और लताड़ता था। उस पूरी गर्मियों में पाहोम मुंशी को कोसता रहता था। जब बर्फ गिरने के दिन आए, उसे खुशी हुई। अब जानवरों को बंद रखना पड़ेगा। अब वे जमींदारनी के खेत में नहीं जा सकेंगे। जानवर बंद रहेंगे तो जमींदारनी के खेत में नहीं जा सकेंगे। इसके बावजूद चारा खिलाने का खर्च तो उसे देना ही था।
उसी साल सर्दी में खबर फैली कि जमींदारनी अपनी सारी जमीन बेचकर शहर चली जाएगी। यह खबर भी उड़ी कि पड़ोस की सराय का मालिक सारी जमीन खरीदने की जुगाड़ में है। इस खबर से सारे किसान डर गए। सराय वाला तो फौजी से भी बदतर था। किसानों ने पंचायत की, तय किया कि सराय वाले की विपदा से बचने के लिए पंचायत को ही पूरी जमीन खरीदनी होगी। जमींदारनी को अच्छी कीमत बताई गई तो वह तैयार भी हो गई। किसानों ने 2 बार फिर से पंचायत करके पूरी जमीन सब किसानों के साझे में खरीदने का फैसला किया। लेकिन शैतान वहां भी आ पहुंचा। उसने किसानों को आपस में लड़ा दिया। इससे उनमें आम राय नहीं बन सकी। मजबूरन यह तय हुआ कि हर किसान अपनी अपनी हैसियत से जमीन के अलग अलग टुकड़े खरीदे। जमींदारनी इस पर भी तैयार हो गई। पाहोम ने सुना कि उसका पड़ोसी 50 एकड़ खरीद रहा है। आधे पैसे बयाने के देने होंगे और आधे 1 साल बाद। पाहोम जल भून गया। सारी जमीन ऐसे ही बिक जाएगी और वह देखता रह जाएगा। उसने अपनी औरत से बात की। सब लोग जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 एकड़ खरीदनी चाहिए। वैसे भी हालत खराब होती जा रही है। फौजी ने जीना हराम कर रखा है। पति और पत्नी ने रात भर सोचा। उनके पास जमा किए हुए 100 रूबल थे। उन्होंने एक घोड़ा बेच दिया और आधी मधुमक्खियां भी बेच दी। अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर लगा दिया और 1 साल की पगार पेशगी ले ली। बाकी कुछ अपने साले से उधार लिया। इस तरह पाहोम ने 40 एकड़ के लिए आधा बयाना इकट्ठा कर लिया। वह पैसा लेकर जमींदारनी के पास गया, सौदा तय किया। वह शहर जाकर जमीन के नए कागज बनवा लाया। सौदे में तय किया गया था कि बाकी पैसे 2 साल में पूरे करने पड़ेंगे। अब पाहोम के पास अपनी जमीन थी, उधार पर थी, पर कोई चिंता नहीं थी। उसने बीज उधार ली और अपने जमीन में बोई। फसल बहुत अच्छी हुई। 1 साल में ही पाहोम ने जमींदारनी और साले का कर्ज चुका दिया। अब वह मालिक था। अपनी जमीन जोतता था, अपना भूसा इकट्ठा करता था, अपने पेड़ चुनवाता था और जानवरों को अपनी जमीन पर चराता था। जब वह हल लेकर निकलता था तो अपनी खड़ी फसल लहराती देखता। पाहोम ऐसा देखकर खुशी से भर जाता। उस जमीन की घास पत्तियां, उस जमीन के फूल पौधे उसको दुनिया से निराले लगते थे। पुराने दिनों में भी पाहोम इसी जमीन पर आया जाया करता था, मगर अब सब कुछ बदला हुआ था। उसका उमंग बढ़ गया, खुशियां बढ़ गई। अब पाहोम को चैन था। कमी सिर्फ एक थी। अब आस पड़ोस के किसान उसके खेत और चारागाहों में गड़बड़ी करते। पाहोम ने उन्हें बहुत समझाया, मगर कुछ नहीं हुआ। कभी पंचायती कर चरवाहा गांव की गायों को उसने चारागाह में हाँक देता था। घोड़े भी उसकी मक्के खा जाते थे। पाहोम जानवरों को बाहर हाँक देता था, उनके मालिकों को माफ़ कर देता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन पाहोम का धीरज टूट गया। उसने जिला कचहरी में शिकायत कर दी। उसको मालूम था कि किसानों के पास ज़मीन कम थी और इसीलिए उसके खेतों में घुसपैठ होती है। लेकिन उसने सोचा कि एक दिन मेरा दिवाला निकल जाएगा, लिहाजा इनको सबक सिखानी चाहिए। सुनवाई हुई।
2-3 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। इसके बाद पाहोम के पड़ोसी उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए। वे जानबूझकर पाहोम का नुकसान करने लगे। किसी ने एक रात पाहोम के 5 पेड़ काट डाले। पाहोम बहुत नाराज हुआ। पाहोम को साइमन पर शक हुआ। उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए पाहोम साइमन की झोपड़ी में गया और तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। साइमन ने गाली गलौज की सो अलग। इससे पाहोम को यह यकीन हो गया कि साइमन ही चोर है। उसने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। सुनवाई हुई, सबूत नहीं थे। साइमन की रिहाई हो गई। पाहोम का जी और भी खट्टा हो गया। उसने पंचों और जजों को गाली दे दी, उन्हें रिश्वतखोर भी कह दिया। अब पाहोम पूरे गांव से दुश्मनी ले बैठा था। ऐसे में अफवाह फैली कि इलाके के किसान नए इलाकों में जाकर बस रहे हैं। पाहोम ने सोचा वह यहीं रहेगा, जाने वालों की जमीनें सस्ते में हड़प लेगा। मैं थोड़ी और जमीन के लिए तरस रहा हूँ, वैसे ही यहाँ जमीन की तंगी है, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। वह इन्हीं ख्यालों में डूबता उतराता जीवन बिता रहा था कि एक दिन किसी बाहर गांव का एक किसान पाहोम के गांव आया। वह रात बिताने के लिए पाहोम के घर ठहरा। उसने बताया कि वह ओल्गा नदी के पार के इलाके से आ रहा है। वहां पर वह खेत मजूरी का काम करता है। दोनों में काफ़ी बातें हुई। आखिर में उसने बता ही दिया कि और बहुत से किसानों की तरह वह भी वहां बसने वाला है। वहां की पंचायत में जाते ही हर एक को 25 एकड़ जमीन दे दी जाती है। एक मजदूर वहां खाली हाथ गया था। आज उसके पास 6 घोड़े और 2 गायें हैं। पाहोम के दिल में आग लग गई। उसने सोचा, मैं भी अपने खेत और घर बार बेचकर वहां चला जाऊंगा। सब कुछ नए सिरे से शुरू करूंगा। यहाँ तो हमेशा रगड़ा झगड़ा लगा रहता है, लेकिन पहले खुद वहां जाकर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है। अगली गर्मियों में पाहोम तैयार होकर चल पड़ा। वह नाव से समारा पहुंचा। समारा से 300 मील पैदल चलने के बाद पाहोम उस इलाके तक पहुंचा। जैसा सुना था सब कुछ वैसा ही था। हर किसान के पास ढेर जमीन थी। 25 एकड़ पंचायत की जमीन, इसके अलावा 1 रूबल प्रति एकड़ के हिसाब से अलग अलग जमीन। जितने रुपए उतने एकड़ जमीन ले लो, जितनी चाहो उतनी खरीदो। सब देखभाल कर पाहोम जाड़े में वापस आया। वह अपनी जमीनें बेचने लगा। उसने अपनी जमीन मुनाफे से बेची। उसे जानवरों और घर के भी अच्छे दाम मिले। पाहोम ने अपने पंचायत से खुद को अलग कर लिया। जाड़ा खत्म होते ही पाहोम अपने घर वालों के साथ नए इलाके की ओर चल पड़ा। नए इलाके में पहुंचते ही पाहोम ने एक बड़े गांव की पंचायत में दाखिला लिया। वहां के बुजुर्ग को दावत दी और जरूरी कागजात तैयार करवा लिया। खुद उसे और उसके 4 बेटों के लिए पाहोम को 5 के हिसाब से जमीन मिली। 5 पंचायती हिस्से, साथ ही पंचायत की साझा चारागाहें भी थी। एक साथ जुड़ी न भी हों तो अब भी पाहोम के पास 125 एकड़ पंचायती जमीन थी। पाहोम ने मकान बनवाए और जानवर खरीदे। अब पाहोम के पास पहले से 3 गुना जमीन थी। यह जमीन मक्का की अच्छी फसलें देती थी।
अब पाहोम पहले से 10 गुना ज़्यादा पैसे वाला था। अब जमीन, चारागाहों, जानवरों की कोई कमी नहीं रही। शुरू में पाहोम की खुशियों का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों बाद पाहोम को लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफ़ी नहीं है। पहले साल पंचायती जमीन में पाहोम ने गेहूं बोया, फसल बहुत अच्छी हुई। अगले साल भी गेहूं बोना चाहता था। इसके लिए वह पंचायती जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उस इलाके में गेहूं ऊसर जमीन पर ही बोया जाता था। गेहूं की 1 या 2 फसल के बाद जमीन खाली छोड़ दी जाती थी। यह पंचायत का फैसला था। उस बीच वह जमीन प्रेरी घास से भर जाती थी। वहाँ के कई किसान ऐसी जमीन की तलाश में रहते थे, इसलिए मनमुटाव और झगड़े हुआ करते। जो हैसियत रखते थे वे इन जमीनों पर गेहूं उगाना चाहते थे, जो गरीब थे वे उनको किराए पर चढ़ाते थे। पाहोम ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उगाना चाहता था। उसने 1 साल के लिए किराए पर जमीन ली। उसने बहुत गेहूं बोया और फसल भी खूब अच्छी हुई, लेकिन जमीन गांव से मीलों दूर थी, बहुत दूर। गेहूं को 10 मील गाड़ी पर लेकर जाना पड़ता, लिहाजा मुनाफा ज़्यादा नहीं हुआ। पाहोम ने देखा कि वहाँ कई दलालों ने अलग अलग ज़मीनों पर अपने घर बना रखे थे। वे अमीर हो रहे थे। उसके मन में आया कि वह भी खूब निजी ज़मीन खरीदे और उसी पर घर बनाकर रहे। तब उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पाहोम किराए की ज़मीन पर 3 साल गेहूं की फसल उगाता रहा, मगर निजी ज़मीन खरीदने की बात उसके दिल में थी। बारिश ठीक हुई, फसल भी अच्छी हुई। पाहोम पैसा जोड़ता गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर वह परेशान रहने लगा। एक तो हर साल किराए की ज़मीन ढूंढो, ऊपर से किराया भी दो। अच्छी खासी रकम इसी में चली जाती थी। अच्छी ज़मीन हर कोई लपक लेता था, लिहाजा हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता। तीसरे साल पाहोम और एक दलाल ने मिलकर ज़मीन किराए पर ली। जुताई हो चुकी थी, लेकिन बंटवारे के बारे में झगड़ा हो गया। किसान कचहरी तक गए। सारी मेहनत बेकार हो गई। पाहोम बड़ा दुखी हुआ। अगर मेरी निजी ज़मीन होती तो यह झंझट ना होता। यह ख्याल सताता रहा। अब पाहोम ने निजी ज़मीन खरीदने की जुगत लगाई। आखिर उसे एक मुनासिब ज़मीन मिल गई। एक किसान ने 1300 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। अब वह सस्ते में बेचने को मजबूर था। पाहोम ने मौके का फ़ायदा उठाकर ज़मीन की सौदेबाजी की। ज़मीन की कीमत 1500 रूबल तय हुई। आधा पैसा पेशगी था और बाकी बाद में देना था। सौदा पटने ही वाला था कि पाहोम को एक दलाल मिला। दलाल को पाहोम ने चाय पिलाई। उस दलाल ने पाहोम को बताया कि वह बस्कीर लोगों के इलाके से आ रहा है। इलाका बहुत बहुत दूर है, लेकिन वहाँ उसने 13,000 एकड़ ज़मीन सिर्फ 1,000 रूबल में खरीदी है। पाहोम दलाल के पीछे पड़ गया कि मुझे भी वह तरकीब बताओ। दलाल ने बताया, तरकीब बेहद आसान है। सिर्फ बस्कीर लोगों के सरदारों से दोस्ती करनी होती है। मैंने केवल 100 रूबल खर्च किए, कुछ रेशमी कपड़े और कालीन भेंट में दिए, एक चाय का डब्बा और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी शराब, बस। और मुझे 1 रूबल में 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मिल गई।
दलाल ने पाहोम को जमीन के कागजात दिखाए। सारी जमीन नदी के पास है और पूरा इलाका उपजाऊ है। वह दलाल से सैकड़ों बातें पूछने लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। दलाल ने बताया कि वहाँ इतनी जमीन है कि अगर तुम साल भर चलते रहो तो भी ख़त्म नहीं होगी, और सारी ज़मीन बशकीर लोगों की है। बशकीर लोग भोले भाले हैं, वे लगभग मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। पाहोम ने सोचा कि यहाँ मेरे 1000 रूबलों से सिर्फ 1300 एकड़ ज़मीन मिलेगी, ऊपर से उधार भी चढ़ेगा। इन पैसों से बशकीरों से मुझे 10 गुना ज़्यादा ज़मीन मिलेगी। काफ़ी सोच विचार कर पाहोम ने इरादा पक्का कर लिया। पाहोम ने बशकीरों के वतन के बारे में पता लगाया और सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। घर बार अपनी बीवी के जिम्मे देकर एक नौकर अपने साथ लेकर पाहोम सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर आया जहाँ पाहोम रुका। वह दलाल की सलाह पर एक पेटी चाय, कुछ शराब और कपड़े खरीदे। यह सब सामान लाद कर वे फिर चल पड़े। कई दिन बीते। 300 मील से ज़्यादा चलने के बाद वे एक जगह पहुँचे जहाँ बशकीरों ने अपना तंबू गाड़ा हुआ था, और सब कुछ वैसा ही था जैसा दलाल ने बताया था। बशकीर लोग प्रेरी मैदानों में रहते थे। उनके तंबू जानवरों की खाल से बने होते थे। न वे खेती करते थे और न ही रोटी खाते थे। उनके भेड़ों और ढोर डंगरों के झुंड प्रेरी मैदानों में घूमते थे। बछड़ों को तंबुओं के पीछे बांध कर रखा जाता था। गायों को दिन में 2 बार उन तक हाँक कर लाया जाता था। दूध से सूखा पनीर और कुबिस बनाया जाता था। कुबिस एक तरह की शराब है। वह काम औरतें करती थी। मर्द लोग कुबिस या चाय पीने, मांस खाने और बांसुरी बजाने के अलावा कुछ नहीं करते थे। वे हट्टे कट्टे और बेहद मस्त लोग थे। ये पूरी गर्मियां मौज मस्ती में बिताते थे। उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वे रूसी भाषा भी नहीं जानते थे, लेकिन खुशमिजाज लोग थे। जैसे ही उन्होंने पाहोम को देखा, वे अपने तंबुओं से बाहर आए और पाहोम से मिले। एक दुभाषिए की सलाह से उन्होंने बातचीत की। दुभाषिए के जरिए पाहोम ने उन्हें बताया कि वह जमीन लेने आया है। वे लोग खुश हो गए। वे पाहोम को सबसे बढ़िया तंबू में ले गए। उन्होंने पाहोम को आदर से कालीन पर बिठाया और आसपास बैठ गए। उन्होंने पाहोम को चाय पिलाई और कुमिश भी पिलाई। उसे बढ़िया मांस खिलाया। पाहोम ने अपनी गाड़ी से भेंट की चीज़ें निकालकर बशकीरों को सौंपी। उन्हें चाय बांटी। बशकीर बहुत खुश हो गए। उन्होंने आपस में खूब बातचीत की और फिर दुभाषिए से कहा कि पाहोम को बतलाए। दुभाषिए ने पाहोम से कहा, ये तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम अच्छे लगते हो। हमारा रिवाज है कि हम मेहमान को हर तरह से खुश रखना चाहते हैं। साथ ही भेंट के बदले हम तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं जो तुम्हें पसंद हो। तुम हमें बताओ कि हमारे यहाँ की कौन सी चीज़ तुम्हें सबसे बेहतर लगती है, हम उसे तुमको भेंट कर देंगे। दुभाषिए ने जैसे ही बशकीरों की यह बात पाहोम को बताई, पाहोम की बाँछें खिल गई। वह मन ही मन बेहद प्रसन्न हो गया। उसने जवाब दिया कि मुझे सबसे बेहतर यहाँ की ज़मीन लगती है। हमारे वतन में ज़मीन की तंगी है। धरती थक चुकी है, मगर आपके यहाँ बहुत ज़मीन है और बहुत बढ़िया ज़मीन है। मैंने ऐसी ज़मीन कहीं नहीं देखी। दुभाषिए ने पाहोम की बात बशकीरों को बताई।
बात सुनने के बाद बशकीरों ने थोड़ी देर आपस में चर्चा की। पाहोम को उनकी बातें तो समझ में नहीं आई, मगर उसने देखा कि वे खुश हैं। वे हंस रहे थे और जोर जोर से आवाजें कर रहे थे। फिर वे चुप हुए। जब उनकी बातें दुभाषिया बता रहा था, वे पाहोम की ओर देख रहे थे। दुभाषिये ने पाहोम को बताया कि ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी भेंट के बदले हम तुमको जितनी चाहो उतनी जमीन देना चाहते हैं। तुम जमीन को हाथ के इशारे से बता दो। बशकीर फिर आपस में बातें करने लगे। कोई बहस छिड़ गई। पाहोम ने पूछा, ये किस बात पर बहस कर रहे हैं? तो दुभाषिये ने बताया कि इनमें से कुछ कह रहे हैं कि जमीन के बारे में पहले सरदार से सलाह कर लेनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि सरदार के आने तक इंतजार की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम कोई भी जमीन का टुकड़ा चुन सकते हो, हमारे पास बहुत जमीन है। पाहोम ने मन ही मन सोचा कि कोई टुकड़ा जमीन का कैसे ले लूं? मुझे जमीन के कागजात भी बनवाने चाहिए। केवल जमीन का टुकड़ा लेने से क्या होगा? आज ये कहेंगे यह जमीन तुम्हारी है और कल मुकर गए तो? इसलिए उसने बुद्धिमानी की कि सरदार से इसकी बात करनी चाहिए। उसने सरदार से कहा, आपकी दरियादिली की मैं कद्र करता हूँ। आपके पास बहुत ज़मीन है, पर मुझे तो थोड़ी सी ज़मीन ही चाहिए। लेकिन मैं पक्का कर लेना चाहता हूँ कि कौन सी ज़मीन मेरी होगी। क्या आप ज़मीन को माप कर मेरे नाम से लिखवा सकते हैं? जन्म और मौत तो भगवान के हाथ में है। आप अच्छे लोग हैं, आप तो ज़मीन दे दो, लेकिन आपकी औलाद शायद वापस ले ले, इसलिए कागज बन लेना जरूरी है। इसमें दोनों की भलाई है। पाहोम ने जब ये बात सरदार को कही तो उसको अंदर ही अंदर अपनी बात और अपनी बुद्धिमानी पर खुशी हुई। तुम ठीक कह रहे हो, सरदार ने कहा। हम जमीन तुम्हारे नाम लिखवा देंगे। मैंने सुना है आपके साथ कोई दलाल आया था। पाहोम ने कहा, और आपने उसे कुछ जमीन दी थी और कागजात भी बनवा दिए थे। वैसा भी मैं इंतजाम करवाना चाहता हूँ। जैसा कागजात दलाल ने बनवाया वैसा ही कागजात मेरे बनवा दीजिएगा, ताकि मेरी चिंता दूर हो जाएगी और मैं फिर ठाठ से खेती करूँगा, आपसे मिलजुल कर रहूँगा। सरदार समझ गया। ठीक सुना है, सरदार ने जवाब दिया। वैसा इंतजाम भी किया जा सकता है। हमारा एक मुंशी है, हम उसे शहर भेजकर कागजात तैयार करवा सकते हैं। पाहोम ने पूछा, कीमत क्या होगी? हमारी कीमत हमेशा एक सी होती है, एक दिन के 1000 रूबल। पाहोम को समझ में नहीं आया। एक दिन? यह कैसा माप है? इसके कितने एकड़ बनते हैं? सरदार ने कहा, हमको जमीन मापनी नहीं आती। हम जमीन दिन के हिसाब से बेचते हैं। दिन भर में जितनी जमीन पर तुम पैदल चल सकते हो उतनी जमीन तुम्हारी। कीमत होगी 1000 रूबल। चाहे तुम कम चलो या ज्यादा, पर कीमत उतनी ही। सरदार हंसने लगा। लेकिन एक दिन में तो काफी सारी जमीन घेरी जा सकती है। पाहोम की इस बात पर सरदार को हंसी आई और बढ़ती गई। सरदार ने कहा, तुम जितनी जमीन पर चल सकते हो वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी।
लेकिन एक बात है, अगर एक दिन के अंदर तुम जहाँ से चले थे वहाँ नहीं लौटे तो सारे पैसे गंवाने होंगे। लेकिन मैं कहाँ कहाँ से गया हूँ, वहाँ निशान कैसे लगाऊं? पाहोम ने पूछा। इसमें क्या मुश्किल है, हम तुम्हारे साथ होंगे और जहाँ से तुम चलना शुरू करेंगे वहाँ खड़े रहेंगे। तुम एक फावड़ा लेकर रवाना हो जाओ और अपना घेरा बनाओ। जहाँ से भी ठीक लगे वहाँ फावड़े से निशान बनाते जाओ। हर मोड़ पर ज़मीन खोद कर मिट्टी के ढेर बनाते जाओ। बाद में हम एक हल लेकर ढेर सारे ज़मीनों को जोड़ देंगे और वो घेरा बन जाएगा। तुम जितना चाहो उतना बड़ा घेरा बना सकते हो, लेकिन सूरज डूबने से पहले तुम्हें शुरुआत की जगह पर वापिस आना पड़ेगा। फिर घेरी हुई सारी ज़मीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। सरदार की बातें सुनकर पाहोम की खुशी का ठिकाना नहीं था। तय किया कि अगले दिन तड़के शुरू किया जाए। सबने कुछ देर बातचीत की। उन्होंने कुमुस और चाय पी, कुछ और मांस खाया। उसके बाद फिर चाय पी। तब तक रात हो गई। बशकीरों ने पाहोम को एक बढ़िया बिस्तर दिया। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले वे इकट्ठे होने का वायदा करके अपने अपने तंबुओं में चले गए। पाहोम नरम बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात जमीन के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, मैं बहुत बड़ी जमीन घेर लूँगा। दिन भर में मैं 30-35 मील आसानी से चल सकता हूँ। आजकल दिन भी लंबे हैं। 35 मील के घेरे कितनी जमीन आ जाएगी? उसमें से कुछ टुकड़ा मैं बेच दूंगा या किराए पर चढ़ा दूंगा जो खराब होगा। बैलों की 2 जोड़ियां खरीदूंगा और 2 मजदूर ज़्यादा लगवाऊंगा। करीब 150 एकड़ ज़मीन जोता करूंगा। बाकी पर मैं 100 मवेशी पालूंगा। पाहोम को सारी रात नींद नहीं आई, लेकिन पौ फटने से पहले थोड़ी ऊंघ आ गई। आंखें बंद करते ही उसने एक सपना देखा। उसे लगा कि वह उसी तंबू में लेटा है और बाहर कोई हंस रहा है। कौन हो सकता है, उसने सोचा। वह देखने के लिए उठा और तंबू के बाहर गया तो देखा बशकीरों का सरदार बैठा है और हंसते हंसते उसका पेट फूला जा रहा है। सरदार के पास जाकर पाहोम ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? लेकिन तब उसने देखा कि बशकीर का सरदार नहीं है, वहाँ दलाल बैठा है जिसने बशकीरों के बारे में बताया था। पाहोम उससे पूछने ही वाला था कि वह यहाँ कब आया, तब उसने देखा कि वह दलाल भी नहीं था, वह खुद शैतान था। पैरों की जगह उसके खुर थे और सिर पर 2 सींग। शैतान हंस रहा था, अट्ठास कर रहा था और उसके पैरों के पास लहूलुहान आदमी जमीन पर पड़ा था। वह नंगे पांव था और सिर्फ धोती पहने था। पाहोम उस आदमी को देखने के लिए नजदीक गया। उसने देखा कि वह आदमी मरा हुआ था और फिर वह आदमी पाहोम खुद था। यह सपना देखते ही पाहोम घबरा कर उठ बैठा। सपने भी कैसे कैसे आते हैं, उसने सोचा। फिर तंबू के दरवाजे से बाहर देखा कि सुबह होने ही वाली है। उसने सोचा, अब उठ जाना चाहिए, फिर बशकीरों को तैयार करवाना होगा। पाहोम उठ गया और अपने नौकर को भी जगाया जो बाहर गाड़ी में ही सोया हुआ था। उसने नौकर को बशकीरों के तंबू में भेजा। बशकीर भी उठ गए। वे फौरन जमा हो गए। उनका सरदार भी आ गया। बशकीरों ने कुमिस पीना शुरू किया। पाहोम को उन्होंने चाय भेजी। पाहोम जल्दी में था। अब हमें चल देना चाहिए, उसने कहा, देर करना ठीक नहीं है। बशकीर तैयार हुए और सब रवाना हो गए। कुछ लोग घोड़ों पर सवार हुए, कुछ गाड़ियों में। पाहोम अपने नौकर के साथ एक फावड़ा लेकर उसी गाड़ी में सवार था।
जब वे खुले मैदान तक पहुँचे तब पूरब का आसमान लाल हो रहा था। सब एक छोटी पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। बशकीर पहाड़ियों को शिकन कहते हैं। सब अपनी अपनी सवारियों से उतरकर एक जगह इकट्ठे हुए। सरदार पाहोम के पास आया, अपने हाथ से खुले मैदाने की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो, यह सारी जमीन जहाँ तक निगाह पहुँचती है हमारी है। तुम इसमें से जितना चाहो ले लो। पाहोम की आंखें चमकने लगी। सारी जमीन बिल्कुल नई थी, हथेली जैसी सपाट, अफीम के बीज जैसी काली थी। ढलुआ जगहों पर छाती तक ऊंची तरह तरह की घासें उगी हुई थी। सरदार ने अपना लोमड़ी का छाल वाला टोप उतार कर जमीन पर रख दिया। यह निशानी होगी, सरदार ने कहा। तुम यहां से चलना शुरू करो और वापस यहीं पहुंचना होगा। जितनी जमीन घेर लोगे तुम्हारी हो जाएगी। याद रहे, सूरज डूबने से पहले। पाहोम ने अपने पैसे निकाले और टोप पर रख दिए। फिर अपना कोट उतार दिया, धोती का फेंटा कसकर बांधा, एक छोटी थैली में कुछ खाना रखा, एक पानी की छोटी मशक कमरे से लटका ली, अपने कमर में लटका ली। फिर जूते कसे, अपने नौकर से फावड़ा लिया और चलने को तैयार हो गया। किस तरफ जाऊं, उसने सोचा। उसको सब दिशाएं लुभावनी लग रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तय किया। मैं उठते सूरज की ओर चलना शुरू करूंगा। पाहोम पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। वह सूरज उगने का इंतजार करने लगा। मुझे एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पाहोम ने खुद से कहा। सुबह सुबह चलने में भी आसानी रहेगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण चमकी, पाहोम ने फावड़ा कंधे पर रखा और तेज कदमों से खुले मैदान में निकल पड़ा। करीब 1000 गज जाकर उसने एक गड्ढा खोदा और मिट्टी का ढेर किया ताकि बाद में आसानी से नजर आए। फिर वह चलता गया। उसके शरीर की अकड़न खत्म हो गई और चलने में तेजी आ गई। कुछ देर बाद उसने एक और गड्ढा बनाया। पाहोम ने पीछे मुड़कर देखा। धूप में पहाड़ी साफ दिखाई दे रही थी और उस पर खड़े हुए बशकीर लोग भी। गाड़ियों के पहिए धूप में चमक रहे थे। पाहोम ने अंदाजा लगाया कि 3 मील दूर तक वह चल चुका होगा। अब दिन गर्म होने लगा था। पाहोम ने बंडी भी उतार दी और सिर पर बांध ली। फिर चल पड़ा। कुछ देर बाद उसने सूरज को देखा और सोचा नाश्ता कर लिया जाए। 1 पहर बीत गया है, उसने हिसाब लगाया। 3 पहर का वक्त अभी बाकी है। अभी मुड़ना ठीक नहीं है, लेकिन मैं जूते उतार लेता हूं। पाहोम ने बैठकर जूते उतारे और कमर पर बांध लिए। अब चलने में आसानी होगी। मैं 3 मील और सीधा जाऊंगा, फिर बाएं को मोड़ काटूंगा। यह जमीन इतनी अच्छी है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जितना आगे जाता हूं, जमीन और अच्छी होती जा रही है। पाहोम सोचने लगा। अब कुछ देर और सीधा चलता रहा। फिर जब उसने मुड़कर देखा तो पहाड़ी मुश्किल से नजर आ रही थी। पहाड़ी पर लोग चींटियों जैसे लग रहे थे और धूप में कोई चीज हल्की चमक रही थी। बस काफी सीधा चल लिया, पाहोम ने सोचा। अब मोड़ काटने का वक्त आ गया। पसीने और प्यास से भी जी घबरा रहा था। पाहोम रुका, एक बड़ा गड्ढा खोदा और मिट्टी को एक बड़े ढेर में सजाया। फिर उसने मशक से थोड़ा पानी पिया और बाएं मुड़कर फिर से चलने लगा। पाहोम चलता गया। घास उसके कंधों तक ऊंची थी और परेशान कर रही थी। अब पाहोम थोड़ा हाँफने लगा।
उसने हाँफते हुए सूरज को देखा। दोपहर हो गई थी। मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। पाहोम बैठा और थोड़ा खाना खाया, पानी पिया, लेकिन वह लेटा नहीं क्योंकि लेटने से नींद आने का खतरा था। कुछ देर बाद पाहोम फिर उठकर चल दिया। शुरू शुरू में चलना आसान लग रहा था, खाना खाने से जान आ रही थी, लेकिन अब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, नींद भी आ रही थी। लेकिन पाहोम ने चलना नहीं छोड़ा। सोचा थोड़े वक्त की मेहनत, उम्र भर की ऐश। इस तरह भी पाहोम काफी दूर तक चल चुका था। वह फिर से मोड़ काटने ही वाला था कि उसे एक तालाब नजर आया। पाहोम ने सोचा तालाब को भी घेरे में ले लेना चाहिए। वह तालाब पार करके गया और वहां दूसरा गड्ढा खोदा। उसके बाद वह एक बार फिर मोड़ काटकर सीधे चलने लगा। पाहोम ने पहाड़ी की ओर देखा। गर्म हवा में पहाड़ी धुंध में लहराती हुई नजर आ रही थी। शायद 2 किनारे मैंने ज्यादा लंबे कर दिए हैं, पाहोम ने सोचा। तीसरा किनारा थोड़ा छोटा रखना चाहिए। यह तीसरा किनारा घेरने के लिए तेज तेज चलने लगा। सूरज पश्चिम की ओर आधा झुक गया था और तीसरे किनारे के अभी 2 मील भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी तो इतना मील और चलना है। लेकिन अब चलना बहुत मुश्किल हो गया था। कहीं जमीन बेशक टेढ़ी हो जाए, पाहोम ने सोचा, लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। अब सीधी लाइन में वापस जाऊंगा। ज़्यादा और दूर गया तो शायद लौटने में देर हो जाए। काफ़ी ज़मीन मैंने घेर ली है, उसने मन ही मन सोचा। पाहोम ने तीसरा गड्ढा खोदा और सीधा वापस पहाड़ी की ओर चलने लगा। अब पाहोम सीधे पहाड़ी की ओर चल रहा था, पर चलना बहुत मुश्किल लग रहा था। गर्मी से बेहाल, नंगे पैर जगह जगह से कट गए थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। हाँफते हुए पाहोम ने सोचा दम भर के लिए ठहर लूं, लेकिन रुकने में फिर नामुमकिन हो जाएगा। सूरज डूबने से पहले वापस पहुंचना भी है। सूरज किसी आदमी के लिए नहीं ठहरता। वह नीचे नीचे जा रहा था, डूबने जा रहा था। कहीं ज्यादा जमीन के लिए मैं धोखा तो नहीं खा गया, पाहोम को ख्याल आया। अगर न पहुंच पाया, अनर्थ न हो जाए। उसने पहाड़ी की ओर देखा और फिर सूरज की तरफ देखा। पहाड़ी दूर थी। सूरज पश्चिम की छोर तक पहुंच गया था। पाहोम बेतहाशा भागने लगा, लेकिन पहाड़ी अब भी दूर थी, काफी दूर। उसने अपने कपड़े, जूते, पैसे सब फेंक दिए, थैले फेंक दिए। सिर्फ फावड़ा हाथ में रखा, लाठी की तरह सहारे के लिए। अब मैं क्या करूं, पाहोम ने सोचा। लालच में आकर मैं सब कुछ गंवाने वाला हूं। मैं सूरज डूबने से पहले वापस नहीं पहुंच सकता। पाहोम की सांसें रुकने लगी, लेकिन पाहोम गिरता पड़ता भागता रहा। उसकी धोती पसीने और खून में लथपथ, मुंह लकड़ी की तरह सूख गई। उसकी छाती लुहार की धौंकनी की तरह चल रही थी। उसका दिल हथौड़े की तरह पीट रहा था। उसके पैर किसी और के पैरों की तरह लग रहे थे। पाहोम को डर बैठ गया कि वह मरने वाला है। मौत से डरा हुआ पाहोम फिर भी भागता रहा। इतना दूर आने के बाद मैं बेवकूफ बन जाऊंगा, ख्याल आते ही पाहोम भागने लगा। उसको बशकीरों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर पाहोम में नई जान आ गई।
वह आखिरी ताकत पर चल रहा था। सूरज किनारे पहुंच गया था और धुंधलके में बड़ा दिखाई दे रहा था, खून जैसा लाल। अब डूबा, हाँ अब डूबा, अब डूबा। लेकिन पाहोम भी पहाड़ी तक पहुंच ही गया था। पाहोम को पहाड़ी साफ नजर आ रही थी। वहां से बशकीर उसको हौसला दे रहे थे कि जल्द आओ, जल्द आओ। उसको लोमड़ी की खाल का टोप दिखाई दे रहा था और उसके ऊपर रखे अपने पैसे। पास ही सरदार कमर पर हाथ रखे खड़ा था। पाहोम को अपने सपने की याद आई, डरावने सपने की। जमीन तो बहुत है, उसने सोचा, लेकिन क्या परवरदिगार मुझे उस पर जीने देगा? मेरी जान गई, मेरी जान गई, मैं कभी वापस नहीं पहुंचूंगा। पाहोम ने सूरज देखा, वह धरती तक पहुंच गया था। आधा नजरों से ओझल, बची खुची ताकत से पाहोम घिसटने लगा। वह चल नहीं पा रहा था, खुद को घसीट रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी तक पहुंचा, सूरज डूब गया। मैं लूट गया। पाहोम के गले से फूट कर निकला। पाहोम रुक नहीं वाला था कि उसको बशकीरों की आवाजें सुनाई दी। समझ में आया कि वह अभी नीचे है, ऊपर पहाड़ी से सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा। बशकीर आवाज लगा रहे थे। पाहोम ने अंदाज लगाया कि बशकीर कह रहे हैं कि यहां से सूरज अभी दिखाई दे रहा है, हिम्मत मत हारो, ऊपर आओ। पाहोम ने लंबी सांस ली और पहाड़ी चढ़ने लगा। वहां ऊपर रोशनी नजर आई। पाहोम ऊपर पहुंचा तो उसे टोप दिखाई दिया। उसके पास खड़ा सरदार हंस रहा था। पाहोम को फिर सपने की याद आई। वह घिघियाया, उसके पैर जवाब दे गए, उसके हाथ टोप पर पड़े। कितना शानदार आदमी है, बशकीरों के सरदार ने कहा। उसको कितनी जमीन मिल गई? पाहोम का नौकर भागता हुआ आया। उसने पाहोम को उठाना चाहा, मगर उसने देखा कि उसके मुंह में खून आ गया था। पाहोम मर गया था। बशकीरों ने अफसोस किया। नौकर ने फावड़ा उठाया, एक कब्र खोदी पाहोम के कद जितनी और उसे दफना दिया। उसके लिए 6 फुट जमीन सिर से पांव तक काफी थी। लियो तोल्स्टॉय की यह मशहूर कहानी पूरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी पाठ राजीव रंजन गिरी।